वेलकम टू ऑल पाथ फाइंडर्स टॉप मोस्ट क्वेश्चंस की श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये सभी क्वेश्चन स्टाफ नर्स, एएनएम, जीएनएम, सीएचओ एवं अन्य सभी पैरामेडिकल कोर्सेज की होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इस श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या है, यानी प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चंस है। ऑप्शंस दिए गए हैं ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड, ग्लूकोज या फैटी एसिड। तो आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एमिनो एसिड्स बोला जाता है, जो सबसे छोटी यूनिट है प्रोटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक शिशु में अस्थायी दांतों का उगना कब शुरू होता है, यानी जिन्हें दूध के दांत भी कहा जाता है सामान्य भाषा में, ये कब से उगने शुरू होते हैं एक छोटे न्यूबॉर्न बेबी में? तो 6 से 8 महीने पर, 4 से 5 महीने पर, 2 से 3 साल पर या 21 से 22 महीने पर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 6 से 8 माह के भीतर ही अस्थायी दांत उगने लगते हैं एक शिशु के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा, 6 से 8 माह पर उगने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन इनमें सत्य नहीं है, यानी असत्य कथन बताना है। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की बॉडी का इनलार्जमेंट तथा ग्रोथ होता है, बिल्कुल सही है, यह सत्य नहीं है। टर्म पर गर्भाशय का वजन लगभग 200 से 800 ग्राम होता है, तो ये अभी आगे देखते हैं। मल्टीपेर में टर्म पर गर्भाशय की स्थिति सामान्यतः एडविट होती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। 36वें सप्ताह के बाद गर्भाशय की आकृति गोलाकार हो जाती है, यानी 9वें महीने में बिल्कुल करेक्ट है, गोलाकार हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा, यही असत्य कथन है, ये सत्य नहीं है। 200 से 800 ग्राम वजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य गुहा को नसिका वेशम से कौन जोड़ने का कार्य करती है, यानी इनमें से कौन मुख्य गुहा को नसिका वेशम से जोड़ता है? यूटेकिया नलिका, श्वास नलिका, ग्रसिका या नेजोपिटलाइन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जो है नेजो पेलेटाइन, जो है इसको मुख्य गुहा को नसिका वेशम से जोड़ने का काम करता है, नेजो पेलेटाइन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा इस ऑप्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट कॉमन सीएनएस ट्यूमर है। यहाँ सबसे पहले आपको सीएनएस की फुल फॉर्म बतानी है। अभी हम आपको इसके बताते हैं, जब तक आप सीएनएस की फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए। तो इससे हम ऑप्शंस देख लेते हैं, एस्ट्रोसाइटोम, मेलिनेगोलेमला या फिर मेडुलास्टोमा, ओलिवियर डेंड्रोमा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोसाइटोमा, जो है ये मोस्ट कॉमन सीएनएस ट्यूमर होता है, एस्ट्रोसाइटोमा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। और सीएनएस की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस की फुल फॉर्म, और इससे होने वाला सामान्यतः ट्यूमर है एस्ट्रोसाइटोमा, जो है इसका कॉमन ट्यूमर होता है सीएनएस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अस्पताल में संक्रमित सुई, ब्लेड आदि को किस रंग के डिब्बे में डालना चाहिए? यानी जो कि सुई है, इंजेक्शन सिरिंज बोलते हैं, ब्लेड या फिर कोई भी सर्जिकल उसको इक्विपमेंट जिसका यूज़ हो चुका है, उसको नीले रंग के डस्टबिन में डाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। और आपको बताना है कि जो बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं उनको किस कलर की डस्टबिन में डाला जाता है, बायोडिग्रेडेबल्स को, ये कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सबकुटेनियस मार्ग द्वारा इंजेक्शन लगाते समय त्वचा तथा निडल के बीच कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? ये आपको कमेंट करके बताना है। एंगल से क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं और हाल ही में यूपी एनएचएम में भी एएनएम की परीक्षा में बार बार पूछा गया था। हर शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन थे, इन्हीं 3-4 क्वेश्चंस पे ही बेस्ड। यानी सबकुटेनियस मार्ग जो होता है वो 45 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है, त्वचा और निडल के बीच 45 डिग्री का कोण होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कितने कोण पर लगाया जाता है? अभी हमने सबक्यूटेनियस मार्क पढ़ा जो कि 45 दिया गया था। अब आपको IM बताना है, IM इंजेक्शन लगाते समय कितने डिग्री का कोण होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 90 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है IM इंजेक्शंस को 90 डिग्री के एंगल पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैकबसन अंग पाया जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सबसे फेवरेट क्वेश्चन है स्टाफ नर्स एग्ज़ाम्स के लिए। हर एक स्टाफ नर्स एग्ज़ाम्स में इसको ज़रूर पूछा जाता है। एम्स के स्टाफ नर्स में भी पूछा गया, रेलवे का जो भी एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियसली उसमें पूछा गया क्वेश्चन, हाल ही में UPNHM में भी इस एग्जाम क्वेश्चन को पूछा गया था जैकबसन अंग से संबंधित। यानी ये अपने नाम की वजह से बिल्कुल यूनिक है, जैकबसन ऑर्गन जो कि है। तो इसका संबंध आपको बताना है किससे है, यूस्टेकी नलिका से, श्वास नलिका, ग्रसिका से या नेजोपिटाइन नलिका से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नेजोपिटाइन नलिका से इसका संबंध है। ये इसी में पाया जाता है जो कि नाक का एक पार्ट होता है। ये ऊपर की तरफ पाया जाने वाला अंग है नेजोपिटलाइन नलिका के अंदर। और ये अंग जो है जैकबसन अंग सांपों में, जो कि सांपों में सेंसनरी ऑर्गन का बहुत बड़ा पार्ट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से सांप अपनी नाक से सूंघकर सेंसेशन कर पाते हैं। उसका मूल है जो कि जैकबसन की वजह से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा, जैकबसन अंग से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंजेक्शन लगाने हेतु साइट का चयन निर्भर करता है, यानी कि किस साइट पर इंजेक्शन को अप्लाई करना है या लगाना है, ये किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। दवा दी जाने वाले रूट पर बिल्कुल इस पर निर्भर करता है कि किस रूट से दवा को दिया जाना है। दी जाने वाली दवा की मात्रा पर, यह कितनी मात्रा में है, ये भी बिल्कुल डिपेंड करता है। आप अगर 500 ml की ड्रिप लगा रहे हैं, इंजेक्शन है, तो बिल्कुल ये डिपेंड करता है। दी जाने वाली दवा के कैरेक्टरिस्टिक पर, बिल्कुल उसके गुणों दोष सभी पर निर्भर करता है कि दवा किस प्रकार की है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। उपरोक्त सभी इंजेक्शन लगाने हेतु साइट के चयन पर ये सभी निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5% ग्लूकोज लाइन का अर्थ है, यानी 5% ग्लूकोज लाइन का इनमें से क्या अर्थ है ये बताना है। प्रत्येक 100 ml में 5% ग्लूकोज तथा 5% सोडियम क्लोराइड, प्रत्येक 100 ml में 5% ग्लूकोज तथा 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड, प्रत्येक 100 ml में 5 ग्राम ग्लूकोज तथा 0.4 ग्राम सोडियम क्लोराइड, या प्रत्येक 100 ml पर 0.5 ग्राम ग्लूकोज और 0.9 सोडियम क्लोराइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी 100 ml में 5 ग्राम ग्लूकोज और 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को ही 5% ग्लूकोज लाइन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। इंजेक्शन देने से पूर्व नर्स को समर्थ होना चाहिए, यानी नर्स को क्या क्या पैरामीटर्स पता होना चाहिए। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि नर्स को पहले से क्या पता होना चाहिए इंजेक्शन लगाने से पूर्व। ऑप्शन देखते हैं। उपयुक्त इक्विपमेंट का चयन करने में बिल्कुल होना चाहिए कि किस इंजेक्शन से या किस सिरिंज से या किस नीडल से इंजेक्शन को लगाना है, एक नर्स को पता होना चाहिए। ऑप्शन बी दिया गया है सही साइट का चयन करने में, बिल्कुल उसको पता होना चाहिए कि स्टाफ नर्स को या नर्स को कि उनको किस साइट से इंजेक्शन को लगाना है। ऑप्शन सी देखते हैं। डिज़ायर्ड मेडिकेशन तैयार करने में, बिल्कुल ये भी एक स्टाफ नर्स का ही कार्य होता है, नर्स का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा कि ये तीनों कार्य उन्हें पता होने चाहिए एक नर्स को इंजेक्शन देने से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्लास्टिक सिरिंज का एडवांटेज है, यानी प्लास्टिक सिरिंज की आपको फ़ायदा बताना है कि क्या क्या है इसके एडवांटेज। प्लास्टिक सिरिंज डिस्पोजेबल एवं सस्ती होती है, बिल्कुल अगर आप प्लास्टिक सिरिंज 3 ml की भी लेते हैं तो 2 से 3 रुपये में मिल जाती है ईजीली। तो ये चीप भी है और डिस्पोजेबल भी होती है, सस्ती है। ऑप्शन बी देख लेते हैं। प्लास्टिक सिरिंज आसानी से टूटती नहीं है,
जी, ये आसानी से नहीं टूटती है प्लास्टिक सिरिंज, और अगर ग्लास सिरिंज है तो उसमें टूटने का खतरा ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं, एयर एम्बोलिज्म का रिस्क कम होती है, यानी बिल्कुल ये भी करेक्ट है कि अगर आप इंजेक्शन भर रहे हैं, सिरिंज को भरा है आपने, तो उसमें आपको देख जाएंगे कि अगर जो एयर की बबल्स हैं तो आप उसको इजीली निकाल सकते हैं, तो एयर एम्बोलिज्म का रिस्क भी कम होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये तीनों ही एडवांटेज हैं प्लास्टिक सिरिंज के, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, यानी जो गले में टॉन्सिल होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ और दोनों साइड होता है और बीच में कुछ इस प्रकार से होता है ये। तो टॉन्सिल्स जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ग्रसनी की पार्श्व भित्ति पर, ग्रसिका की पार्श्व भित्ति पर, नासिका वेकम में, या नेजोपिटलाइन नलिका में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रसनी की पार्श्व भित्ति पर टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जीभ को मुख गुहा की फर्श से जोड़ने वाला वलन कहलाता है, यानी जो जीभ को नीचे मुंह के तलवे से जोड़ने का काम करता है एकदम नीचे से, उसको क्या कहते हैं। हेयर लिफ बोला जाता है, वेलम पेलेटाई बोलते हैं, या एपिगुलेटिस बोलते हैं, या फेनुलाई लिंगुई बोला जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, फेनुलाई लिंगुई के ही नाम से इसको जाना जाता है, जो कि जीभ को मुखगुआ के फर्श से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि वायरस से संबंधित है, निम्न में से टोगा वायरस समूह का वायरस है, यानी टोगा वायरस के जो किस समूह का वायरस, इनमें से कौन सा वायरस है। पोलियो वायरस, डेंगू वायरस, मीजल्स वायरस, या एचआईवी वायरस। और एचआईवी सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ना सिर्फ स्टाफ नर्स में बल्कि सभी पैरामेडिकल कोर्सेज़ के एग्ज़ाम्स में इसको पूछा जाता है। आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है और एचआईवी से होने वाली जो बीमारी है उसको भी आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, टोगा वायरस समूह का जो वायरस है वो डेंगू वायरस है, जो कि टेगा वायरस समूह का वायरस है। और डेंगू जो है मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अभी हाल ही में एएनएम की परीक्षा में पूछा गया था कि किस बीमारी में जो प्लेटलेट्स काउंट है सबसे अधिक गिरती हैं, तो उसमें भी डेंगू बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, टोगा वायरस समूह का वायरस डेंगू वायरस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसी बीमारी जो कि सीधे संपर्क द्वारा फैलती है कहलाती है, यानी डायरेक्ट कनेक्शन से जो फैलती है उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, क्रोनिक इन्फेक्शन, ये पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले इन्फेक्शंस हैं तो इनको क्रोनिक इन्फेक्शंस कहा जाता है। क्रॉस इन्फेक्शंस, यानी क्रॉस कराने पर अगर जो इन्फेक्शन हो उसको क्रॉस इन्फेक्शन। कॉन्टिग्यूअस इन्फेक्शन या एक्यूट इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शंस हैं जो तुरंत ही हो जाते हैं, तुरंत, जैसे खांसी जुकाम है तो जुकाम तुरंत हो जाता है, तो ये एक्यूट इन्फेक्शंस में भी आता है। और कॉन्टिग्यूअस जो इन्फेक्शन है उसको कहा जाता है जो ऐसी बीमारी जो सीधे संपर्क द्वारा फैलती है, कॉन्टिग्यूअस इन्फेक्शंस उसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक केमिकल एजेंट जो जीवाणुओं को मारने की क्षमता रखता है, यानी जो जीवाणुओं को मारने की क्षमता रखता है उस केमिकल एजेंट को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, डिसइंफेक्टेंट्स दिया गया है, बैक्टीरियोस्टेट दिया गया है, बैक्टीरियोसाइड होता है, स्ट्रेलेंट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, जीवाणुओं को मारने की क्षमता, यानी बैक्टीरिया को मारने की क्षमता होती है बैक्टीरियोसाइड्स के अंदर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी रोगाणु नष्ट हो जाते हैं परंतु बीजाणु आवश्यक रूप से नहीं कहलाते हैं, यानी जो रोगाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं लेकिन जो उसके अंडे या बीजाणु रहते हैं वो नष्ट नहीं हो पाते, तो उनको क्या कहा जाता है। स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीसेप्सिस, या फिर डिसकॉन्टामिनेंट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डिसइंफेक्टेंट्स, इनको कहा जाता है। ये रोगाणुओं को तो नष्ट कर देते हैं लेकिन उनके जो बीजाणु हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, डिसइंफेक्टेंट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि पंजाब में सल्चर फार्मूला कब लागू किया गया था।
पंजाब में जो सल्चर फार्मूला है वो कब लागू किया गया? ऑप्शंस दिया है 1 अक्टूबर 1947, 2 सितंबर 1948, 1 अक्टूबर 1949 को या 2 सितंबर 1950 को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1949 में लागू किया गया था पंजाब में सल्चर फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि जीके से संबंधित है और आपकी परीक्षा में 20 मार्क्स का जीके जीएस मैथ रीजनिंग का भी पोर्शन आने वाला है। और ये पोर्शन ऐसा है बहुत ही इजी आता है, इसमें आप इजीली 15 से 18 नंबर ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं अगर आप थोड़ी ही प्रैक्टिस कर लेते हैं तो, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस बहुत ही इजी और बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं परीक्षा में। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? यानी हिंदू सम्राट पूछा गया है, तो बहादुर शाह जफ़र तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अकबर बहादुर शाह जफ़र से बहुत पहले थे। और अकबर और हुमायूं, अकबर के पिता हुमायूं थे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हेमू जो थे वो अंतिम हिंदू सम्राट थे दिल्ली के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हेमू, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चक्रवात की क्या पहचान है? यानी चक्रवात की इनमें से आपको पहचान बतानी है। अचानक भारी बाढ़ आना ये चक्रवात का पहचान नहीं है। लंबे समय से वर्षा न होना ये आपकी सूखे की पहचान होती है। ऑप्शन सी है मूसलाधार वर्षा, ये बाढ़ की पहचान होती है। विनाशकारी हवा और वर्षा जब एक साथ आती हैं तभी चक्रवात की ये पहचान होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, विनाशकारी हवा और वर्षा चक्रवात की पहचान है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध किन के बीच लड़ा गया? ऑप्शंस दिए गए हैं बाबर और राणा सांगा के बीच, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, बैरम खान और हुमायूं के बीच, सिकंदर और हुमायूं के बीच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बैरम खान और हुमायूं के हेमू के बीच इस युद्ध को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, बैरम खान और हेमू। बैरम खान ने अकबर की तरफ से इसका युद्ध किया गया था, तो इसलिए कभी कभी पूछा जाता है, ऑप्शन दिया गया होता है अकबर और हेमू के बीच, तो तब भी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर बैरम खान और हेमू दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आपको कमेंट करके बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, इसको कब लड़ा गया था, आपको सन कमेंट करके बताना है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये आपको कमेंट करना है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला पूछा गया है, ये बताना है। अगर भारतीय महिला पूछा जाएगा तो कल्पना चावला आएंगी, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन जो कि होगा वो वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो थी वो पहली महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई। अगर भारतीय पूछा जाता है तो कल्पना चावला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। भारतीय मूल की थी कल्पना चावला जो कि अंतरिक्ष में पहली बार गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी से संबंधित है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है, यानी न्यूनतम आयु क्या है जो कि भारत का प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो लोकसभा का चुनाव आप 25 वर्ष में जो लड़ सकते हैं, तो यही इसकी न्यूनतम आयु भी है। 25 वर्ष का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश में हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी मुंबई पुणे में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, मुंबई के गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में स्थापना की गई थी एलन ऑक्टेवियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा गया है, तो सहारा रेगिस्तान जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है और एशिया में थार जो है वो सबसे बड़ा है और भारत का भी। तो एशिया का विश्व का पूछा गया तो सहारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की मोहर क्या है? इनमें से जो भारत सरकार की मोहर है वो क्या है? शक्ति के प्रतीक खड़े हुए शेरों की तस्वीर, सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष की प्रकृति, चक्र के साथ शेरों की तस्वीर, शेरों के साथ गेहूं के 2 पौधे और जो देश की कृषि शक्ति की प्रतीक हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो राष्ट्रीय मोहर है वो भारत सरकार की सारनाथ के अशोक स्तंभ की शीर्ष की प्रकृति पर जो है प्रतिकृति वही इसका मोहर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट।
इनमें से आपको कमेंट करके बताना है किस राज्य की भूमि सबसे कम है, गोवा, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा। तो इसमें से सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है और इसी की सबसे छोटी भूमि भी है। क्योंकि राज्य छोटा है तो जाहिर सी बात है वहाँ का लैंड भी छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गोवा। इसी के साथ हम इस सेशन के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। ये लगभग 60+ क्वेश्चन हो गए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।